भारत की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमो भारत ट्रेन की ये बात की जाए तो ये देश की सबसे पहली रैपिड रेल होगी जो कि आधुनिकता से भरपूर होगी। आपको बता दें कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति से एनसीआर के निवासियों को क्षेत्र में निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये 82 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर है जिसका पहला भाग तैयार हुआ है जो कि 17 किलोमीटर लंबा है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने कर दिया। 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये मेट्रो चलेगी। इस साथ ही साथ 15 मिनट का अंतराल होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो टिकट्स है वो भी नॉमिनल रखे जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये आज उद्घाटन किया है, आम लोगों से जो यहाँ पर मौजूद थे ये कहा कि मेट्रो भी आपकी है और ऐसे में ख्याल रखने का दायित्व भी आपका है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ पल्लवी झा, साहिबाबाद, न्यूज़ 24। देश में अलग तेलंगाना की मांग को हमने प्रजाला तेलंगाना के लिए दिया था, न कि दोराला तेलंगाना के लिए। अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर बीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। तीसरे दिन विजय भेरी यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर तेलंगाना को अपने पुराने रिश्ते की याद दिलाई। जिस तरह से तेलंगाना के अलग अलग जगहों में चीनी मिलों की खराब हालत है, वहां शराब और भ्रष्टाचारों का बोलबाला है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीआरएस की सरकार जिम्मेदार है। और इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आई तो एक बार फिर वहां जातिगत आरक्षण और ओबीसी कार्ड को भी राहुल गांधी ने आगे किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को भरोसा दिया कि आने वाले वक्त में वो तेलंगाना का दिल्ली में सिपाही बनकर रहेंगे और जब भी जरूरत होगी उनके साथ खड़े होते नजर आएंगे। कांग्रेस वहां बीआरएस की मौजूदा सरकार को मजबूत टक्कर दे रही है। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में दूसरी सूची आने के बाद अब सबकी नजर राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की सूची पर है। जानकारी के अनुसार बुधवार को एआईसीसी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस में करीब 3 घंटे तक विचार विमर्श चलता रहा। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 106 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल दिए गए। इन सिंगल पैनल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि 106 सीटों पर क्या कोई अन्य दावेदार नहीं है, इस पर विचार किया जाए। 106 नामों की सूची को लेकर कई ऐसे नाम शामिल थे जिनको लेकर केंद्रीय आलाकमान ने आपत्ति दर्ज करवाई। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार के 2 से 3 मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। इनमें से एक शांति धारीवाल की उम्मीदवारी को तो सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया है। इसके बाद ये इंतजार अब 22 अक्टूबर तक बढ़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एक नाम का पैनल पर विचार विमर्श किया जाना सही नहीं है। क्या इसमें अन्य दावेदार नहीं है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रियंका गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रही। राजस्थान के दौसा जिले के सीकराय में आयोजित एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा जन जागरण अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी और आज उसी अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शरीक होने राजस्थान आई थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। खास बात यह भी थी कि प्रियंका गांधी की इस सभा के जरिए कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 42 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। यह वही जगह है जहां पर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पड़ाव के रूप में एक दिन के लिए रोका था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की यह जनसभा चुनावी शंखनाद के रूप में देखी जा रही है और प्रियंका गांधी ने इस सभा में भाग लेने से पहले एक ट्वीट करके कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राजस्थान की विकास परियोजनाओं पर अड़ंगा लगा रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस से खासे नाराज हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत सीटें न मिलने से अखिलेश यादव ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत सीटें न मिलने से कांग्रेस नेता अजय राय की बयानबाजी से नाराज अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। यही नहीं, अजय राय के बयान पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आखिरकार उनकी क्या हैसियत है और गठबंधन की कितनी बैठकों में वो शामिल थे। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को 6 सीटें देने की बात भी कही
थी। जब समय आने पर दिल्ली गठबंधन पर बात होगी तो समाजवादी पार्टी भी विचार करेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश न करें। आखिरकार मध्य प्रदेश चुनाव में उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव किस राजनीतिक दल की मदद करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची आई तो कांग्रेस के कार्यालय में विरोध के सुर भी यहां पर फूट पड़े हैं। कांग्रेस के कार्यालय में वो असंतुष्ट नेता यहां पहुंच रहे हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस में उनके कैंडिडेट को नहीं चुना गया, उनके टिकट नहीं दिया। ये नारेबाजी की तस्वीरें भोपाल में पीसीसी कार्यालय की हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये पवई जो कि पन्ना की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से लोग पहुंचे हैं, पोस्टर लेके पहुंचे हैं, बैनर लेके पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने। ये विरोध की तस्वीरें, लेकिन ये अलग विधानसभा है। ये दतिया की जो विधानसभा है यहाँ की तस्वीरें हैं। आप देखिए इस तरह के विरोध की तस्वीरें, आप जैसे ही सूची आती है तो ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ये देखिए, ये बताता है कि किस तरह से जब टिकट बढ़ता है और जब टिकट नहीं मिलता है तो इस तरह का विरोध होता है। तस्वीरें बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में जब चुनाव के टिकट बढ़ते हैं और टिकट बढ़ने के बाद ये कांग्रेस के यहाँ पर विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। अब से कुछ देर बाद बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के कोर ग्रुप के नेता यानी कि वरिष्ठ नेता इन राज्यों के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल राजस्थान और तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, आज फिर राजस्थान की बैठक हुई, तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक हुई और सूत्र ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पे तेलंगाना में भी अपने लगभग सभी सांसदों को बीजेपी विधानसभा चुनाव का टिकट देगी और उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। अब से 2 घंटे बाद बैठक शुरू होगी और उसके बाद मध्य प्रदेश की बची हुई सूची, उम्मीदवारों की सूची और राजस्थान के लगभग 159 उम्मीदवारों की सूची और तेलंगाना के 119 उम्मीदवारों की सूची पे चर्चा होगी और ज़्यादातर उम्मीदवारों के नाम आज तय कर लिए जाएंगे और आज देर रात से लेकर कल तक तीनों राज्यों के उम्मीदवारों की सूची का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार साल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। एनसीपी दफ्तर में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जायजा लिया जा रहा था। तब एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से मांग की और कहा कि शरद पवार ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव माड़ा लोकसभा सीट से लड़ना चाहिए और इसको समर्थन दिया एनसीपी के सातारा जिले के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन शरद पवार ने कार्यकर्ताओं की मांग को सिरे से नकारते हुए कहा कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी में जब 2 फाड़ हुए हैं तब पार्टी को मजबूत करने के लिए वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए वो देश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं, इसलिए वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, साल 2009 में शरद पवार ने माड़ा लोकसभा संसदीय सीट से अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2014 के बाद शरद पवार ने राज्यसभा का रास्ता चुन लिया। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महासंकल्प विजय यात्रा निकाल रही है, जिसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में अलीबाग में यह यात्रा निकाली थी, तभी उन्हें असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल यात्रा के दौरान बावनकुले माइक लेकर लोगों से पूछ रहे थे कि आप साल 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तभी एक दुकानदार ने कहा कि वो साल 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले वहां से तब यह कहकर निकल गए कि कोई बात नहीं, 450 लोगों में से एक व्यक्ति ने सिर्फ राहुल गांधी का नाम लिया है। बावनकुले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।
पंजाब विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र एक दिन में ही खत्म कर दिया गया। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा सत्र पर उठाए गए सवालों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में एक मोशन रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार गवर्नर जो हैं वो पंजाब सरकार के कामकाज पर बाधा डाल रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा में पास कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि यह सत्र जो राजभवन के बिना अनुमति के बुलाया जा रहा है, ऐसे में 3 वित्तीय विधायक को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि इसके बावजूद जो विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है वो पूरी तरह से अवैध है और इसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। जिसके बाद आज विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम तब तक कोई बिल नहीं पेश करेंगे जब तक हम पंजाबियों का विश्वास नहीं दिलवा देते कि ये सेशन पूरी तरह से लीगल है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे और 30 अक्टूबर को हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा का आज सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कल जिस तरह से रात को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा पंजाब सरकार को और पंजाब विधानसभा को पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ये सेशन पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी किसी भी तरह से मान्यता नहीं है। और वहीं पर अब भी पंजाब विधानसभा का सेशन चल रहा है, जहां पर कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार मांग भी की कि जिस तरह से पंजाब के गवर्नर इसको गैर कानूनी कह रहे हैं, तो उसके बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा ने साफ कर दिया कि ये सेशन पूरी तरह से कानूनी है और उनके पास अभी तक पंजाब के गवर्नर द्वारा लिखा गया कोई भी पत्र नहीं पहुंचा है। फिलहाल पंजाब विधानसभा के इस सेशन के ऊपर लगी है कि एक तरफ पंजाब के गवर्नर इसको गैर कानूनी कह रहे हैं तो पंजाब सरकार इसको कानूनी मान्यता दे रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि जिस व्यवसायी के लिए सवाल पूछने का आरोप टीएमसी सांसद पर है, आज उसी व्यवसायी ने एक एथिक्स कमेटी को पत्र लिख करके एक तरीके के इस बात का खुलासा कर दिया है जो आरोप महुआ मोइत्रा पे लगे हैं। उस व्यवसायी ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को जो पत्र लिखा है उसमें उसने कहा है कि जिस आईडी और पासवर्ड से सांसद सवाल पूछते हैं वो महुआ मोइत्रा ने उनको मुहैया करा दिया था, जिससे उन्होंने ये सवाल पूछे। और एक खास बात ये भी आपको बता दें कि जो हमसे चेयरमैन विनोद सोनकर से बातचीत हुई है, उन्होंने न्यूज़ 24 को बताया कि अब चूंकि मामला इतना पेचीदा हो गया और उनको वो चिट्ठी मिल गई है, इस बाबत उस व्यवसायी को भी अब पेश होना पड़ेगा एथिक्स कमेटी के सामने। वो भी अपनी बात बताएगा जिसने वो चिट्ठी लिखकर जो खुलासा किया। अब देखते हैं कि पहली मीटिंग 26 अक्टूबर को जब होनी है उसमें क्या क्या तथ्य, क्या क्या सबूत निशिकांत दुबे कमेटी के सामने रखते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। छठ नजदीक है, ऐसे में दिल्ली सरकार और नगर निगम की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बाबत दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस बार छठों की तैयारियों को लेकर हर वार्ड के निगम पार्षद को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन पैसों को दिल्ली नगर निगम के हर वार्ड में घाटों की साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। एमसीडी मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि अप्रोच रोड से छठ घाट तक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। हर वार्ड में 2 घाट तैयार करने के लिए हेड अकाउंट से फंड दिया जाएगा। यानी कि साफ है कि इस बार दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से छठ घाट के लिए तैयारियां पूरी कर रही है और अब तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में है और इसी को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा मनाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी बजट की व्यवस्था की है। छठ व्रतियों को सुविधा देने के लिए नगर निगम द्वारा कुल 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का ये बड़ा ऐलान, जिसमें अब हर निगम पार्षद को 40,000 रुपए छठ घाट की तैयारियों को दिए जाएंगे। कैमरामैन भारत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए नई बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की सोच ये है कि आने वाले दिनों में
दिल्ली के लोगों के लिए लग्जरी बसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट की जाएं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार का मानना है कि अब तक दिल्ली की बसेस को लेकर लोगों की सोच है कि इसमें लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ही सफ़र करते हैं। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर लग्जरी बसेस सेवा शुरू की जाती है तो कहीं ना कहीं हायर मिडिल क्लास या फिर और लोग इसमें जुड़ पाएंगे जो अमूमन बसेस में सफ़र करने से बचते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। कोशिश की जाएगी कि प्राइवेट वेंडर्स को इसमें इनवाइट किया जाए। इसके अलावा उन वेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा जो कम से कम एक लॉट में 25 बसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में रहेगा कि वो किस रूट पर बस चलाना चाहते हैं। इसके अलावा किराया भी वही तय करेंगे कि आखिर किस रूट पर किस हिसाब से किराया होगा। इसका किराया ये रहेगा कि दिल्ली की DTC बस से जो अधिकतम किराया है यानी कि 50 रुपये, उससे अधिक इसमें रखने की सीमा रखी गई है। साथ में दिल्ली सरकार ने स्पष्ट तौर पे उपराज्यपाल के पास अब फाइल भेज दी है। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की रणनीति पर काम होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग पूरे साल दुर्गा पूजा की तैयारी करते हैं। इस समय हम मौजूद है कोलकाता का NS रोड है। जिस तरह से देखें माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं, किस तरह से माँ दुर्गा के प्रतिमाओं को यहाँ पे देखें जो 9 देवी के रूप में पूरे प्रतिमा को बनाया गया है। इस पंडाल का थीम जो रामायण में, जिस तरह से जो रामायण में किस तरह से जो राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, किस तरह से सारे चीज़ों को, क्योंकि विजयादशमी जो होता है दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, उसी के आधार पर इस पंडाल को बनाया गया है। सभी लोगों को इस पर दर्शाया गया है और इस पंडाल में लोगों की भीड़ लग रही है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा ऐतिहासिक रूप में मनाया जाता है। लोग सुबह से लेकर शाम तक एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूम रहे हैं। वहीं पे कोलकाता के जो सब पंडालों की साज सज्जा वाकई लोगों को देखते बन रही है और लोग सड़कों पे यहाँ पे सभी पंडालों को घूम रहे हैं और माँ दुर्गा के दर्शन भी कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार में एक लंबे अरसे के बाद राजकर्मियों को प्रमोशन दिया गया है, लेकिन इस प्रमोशन के पहले उन कर्मियों का जो निगरानी जांच कराया गया है उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सबसे ज़्यादा बिहार में भ्रष्ट अधिकारी शिक्षा विभाग में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं। करीब 935 शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें दागी माना गया है, जबकि 535 ऐसे अधिकारी हैं जो पंचायती राज विभाग के हैं जिन्हें दागी माना गया है। इसके अलावा टोटल 11 विभागों की निगरानी जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 30 जून को सरकार को सौंपी गई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर उन कर्मियों को अब प्रमोशन दिया जाना शुरू हुआ है। लेकिन इस सूची के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे कम दागी वो खेल विभाग में है। लगातार प्रमोशन की मांग हो रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद यह साफ हो चुका है कि बिहार में कितने दागी अफसर हैं और कितने स्वच्छ छवि वाले। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। निठारी कांड मामले के आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुनिंदर सिंह पंडेर को रिहा कर दिया गया है। दरअसल मुनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर गंभीर आरोप लगे थे। 2005 से 2006 से तक लेकर के निठारी गांव की कुछ जो बच्चे थे वो गायब हो रहे थे। उन्हीं की हत्या और अपहरण के आरोप में ये दोनों लोग जेल में बंद थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों को छोड़ दिया गया है। फिलहाल जो मुनिंदर सिंह पंडेर है उसको आज जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन सुरेंद्र कोहली जो है अभी जेल के अंदर ही मौजूद है। मुनिंदर सिंह पंडेर पर 6 मामले चल रहे थे। 6 के 6 मामलों में फ़िलहाल कोर्ट ने बरी कर दिया है और ये करीब 17 साल लंबी लड़ाई चली है, जिसमें नोएडा पुलिस और CBI की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए मुनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है। वहीं सुरेंद्र कोहली फ़िलहाल अभी भी जेल में बंद है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। गुजरात में आज खबर तेंदुए की तस्करी को लेकर। तेंदुए के बच्चे का लाखों में किया जाना था सौदा, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों को धर दबोचा। गुजरात में तेंदुए की बढ़ती आबादी और इंसानी बस्तियों में तेंदुए के देखे जाने और उसके हमले की खबरें लगातार आती रहती है, लेकिन आज की खबर जरा हटके है। ये खबर तेंदुए के आतंक की नहीं बल्कि तेंदुए की तस्करी की है। भरूच जिले के झगड़िया तहसील के पानीथा गांव में तेंदुए के बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। झगड़िया वन विभाग ने 4 माह के तेंदुए के बच्चे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड हासिल कर ली है। एक जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेंदुए की कीमत 30 से 35 लाख रुपए के बीच होती है। गौतम और उसके ड्राइवर दोस्त की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस
बकरा व्यापारी इरफान और वीडियो में दिख रहे भालू के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कैमरामैन प्रभात साहब अहमदाबाद न्यूज़। तमाम मुकदमों में फंसे और मौजूदा वक्त में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब सपा के ही दूसरे बड़े नेता अबू आसिम आजमी भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनकी बेनामी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वाराणसी पुलिस ने विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो आयकर जांच के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी की ही बेनामी कंपनी है। आजमी इस फर्म में निदेशक भी रह चुके हैं। आरोप है कि वाराणसी के हमरौतिया में सेंट्रल जेल रोड पर प्रोजेक्ट बरोड़ा गार्डन में 45 फ्लैटों के जरिए कंपनी ने कथित तौर पर संयुक्त आयुक्त जारी वाराणसी विकास निगम का जाली समापन प्रमाण पत्र जमा किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। आजम खान के बाद अब अबू आसिम आजमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी पर संकट और गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। सादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की साइबर सेल ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो देश भर में चीटिंग का काम कर रहे थे। यानी 2100 लोगों तक को अभी तक वो चूना लगा चुके हैं। लगभग 4 करोड़ उनके पास से बैंक अकाउंट में ये साफ हुआ है कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। यानी पूरी तरीके से कहा जाए जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर उसमें लिंक जनरेट करते थे। खासकर देखा गया कि उसमें तमाम वो ओरिजिनल कंपनियों के रेप्लिका यानी डुप्लीकेट कंपनी बना के वेबसाइट के जरिए लोगों को कांटेक्ट करते थे, उनकी डिटेल लेते थे। जब लोग उनका कनेक्ट करते थे तो सीधे तौर पे उनसे अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साइबर सेल की टीम है दिल्ली के कराला में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो मुख्य आरोपी है इसका मोहम्मद राजा, वो और साहिल ये काम कर रहे थे। एक कंपनी खोली थी। दूसरी तरफ बिहार, इस आगे की जांच में बिहार जब पुलिस पहुंची तो बिहार से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका काम था कॉलिंग करना और एक का काम था कि अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ उसको विड्रॉ करना। यानी इनके पास से पूरी रिकवरी के अलावा या कहा जाए कि 100 सिम कार्ड हैं जो फर्जी आईडी पर हैं, ATM कार्ड हैं और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो जब्त किए हैं पुलिस ने। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नवरात्रों पर मां वैष्णो देवी के द्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 15 अक्टूबर से शुरू हुए नवरात्रे में अभी तक 2 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं जनवरी से लेकर अभी तक 80 लाख के करीब श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, श्रद्धालु बेहद ज्यादा संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। इनमें श्रद्धालु जो देश के हैं और ज्यादातर श्रद्धालु वो भी हैं जो विदेशों से आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी सुविधा के हों। भवन में जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार आ रहे हैं उन्हें कई नई सौगात भी मिल चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी सौगात है माता वैष्णो देवी द्वार में बना स्काईवॉक। अब श्रद्धालु इसी स्काईवॉक के जरिए मां वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। यानी श्रद्धालुओं का जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालु जो है 1 करोड़ के आंकड़े को इस साल पार कर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। राजधानी लखनऊ में बुखार के 1100 से ज्यादा मरीज। लखनऊ में बृहस्पतिवार को डेंगू के 38 नए मरीज मिले हैं। इस साल लखनऊ में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार हो चुका है। अलीगंज, इंदिरा नगर, NK रोड, सिल्वर जुबली इलाके में 5-5 मरीज, इंदिरा नगर व चिन्हट में 4-4, टुड़ियागंज में रेड क्रॉस इलाके में 3-3 मरीज मिले हैं। गोसाईगंज व काकोरी में 1-1 मरीज। 14 घरों में मच्छर पनपने की स्थितियों पर नोटिस जारी किया गया है। फैजुल्लागंज के अन्नपूर्णा नगर निवासी मोहित व बबीता समेत 3 डेंगू पॉजिटिव हैं। कई लोग बुखार से ग्रस्त हैं। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि जो भी बुखार के मरीज आते हैं उन्हें तत्काल उपचार मिले, उनकी इलाज की अच्छी व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के हालात में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुधार के चलते यहाँ कश्मीर घाटी में पर्यटन लगातार नए रिकॉर्ड बन रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष जहाँ एक तरफ कश्मीर घाटी में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक सैर के लिए पहुँचे थे, तो इस वर्ष अभी तक ये आंकड़ा 1 करोड़ 70
लाख तक पहुंचा है। सितंबर महीने तक केवल जम्मू कश्मीर में इतने सारे पर्यटक इस वर्ष पहुंचे हैं और अगर इसी प्रकार से पर्यटकों की रफ्तार बनी रही तो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखा जा रहा है कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के उसके अनुसार 350% ज़्यादा विदेशी पर्यटक जम्मू कश्मीर सैर के लिए पहुंचे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जो पर्यटक विदेशी 10,000 के करीब हर वर्ष यहां पर पहुंचते थे वो इस वर्ष 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है और लगातार इसमें देखा जा रहा है। कैमरामैन जुबर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।